देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर जो हमारा जो सीक्वेंसिंग सीरीज की एक्सरसाइज नंबर 9.3 के 13th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था और आज हम लोग 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। समझिएगा ज़रा अच्छे से। मेरे ख्याल से जीपी के सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि जीपी है क्या, किस तरीके से क्या रिलेशन होता है उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, कॉमन रेशियो क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है ना, और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी मे बी। ठीक है, तो अब देखिएगा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। समझिएगा, देखिए क्या स्टेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी 16, एक ही जीपी है, उसके पहले तीन टर्म्स का सम 16 है, ठीक है ना। एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128, और उसके बाद नेक्स्ट जो थ्री टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 128 है। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म पता करना है, कॉमन रेशियो पता करना है, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी भी आपको पता करना है, और उन्होंने हमको दिया क्या हुआ है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम 16 है, उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम 128 है। तो एक काम करते हैं कि भाई फर्स्ट थ्री टर्म्स को हम मान लेते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर। इन तीनों का जो सम है वो तो उन्होंने हमको दिया हुआ है 16, ठीक है। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स की बात करें तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स देखिए, फर्स्ट हो गया ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। इसके बाद हम मान लेते हैं नेक्स्ट आएगा ए आर क्यूब और ए आर टू द पावर 4 और ए आर टू द पावर 5। इनका जो समय है आपका 128 के इक्वल है, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों को आपको यूज करना है। आपको पता करना है कि फर्स्ट टर्म ए क्या है, उसके बाद आर भी पता करना है, उसके बाद आपको एस एन पता करना है, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। चलिए, मतलब ए और आर पता चल जाए फिर तो सब हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक बात देखिएगा जरा कि ये जो हमारे पास रिलेशन है, आप यहां पर इन तीनों में से ए आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं, या ए आर क्यूब कॉमन लेने के बजाय आप एक काम करिए, आर क्यूब कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहां पर बचेगा हमारे पास ए, यहां पर बचेगा ए आर, यहाँ पर आ जाएगा ए आर स्क्वायर। हमने एक्चुअली आर क्यूब कॉमन ले लिया ना, इसी वजह से इज इक्वल टू 128, ठीक है। देखिए ए प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 16, तो इसके प्लेस पर हम यहाँ पे 16 पुट कर सकते हैं और आपको मिलेगा आर क्यूब इंटू 16 इज इक्वल टू 128। आर क्यूब 16 का डिवाइड कर देंगे तो 16 8 जार 128। आप आर पता करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर पावर 3 होता जाके क्यूब रूट हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 2। तो हमारा आर की वैल्यू हमको मिल चुकी है, आर हमारे पास इतना है, ठीक है। आप एक काम करिए, आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ आर हियर। तो आप यहाँ पर आर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ए प्लस ए इंटू 2 प्लस ए इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये तो खैर ए है ही, ये हो गया 2a, ये हो गया हमारे पास देखिएगा 4a इज इक्वल टू 16। 4a प्लस 2a हो गया अपना 6a प्लस 7a हो गया ओवरऑल। तो 7a इज इक्वल टू 16, देन a विल बी इक्वल टू 16 अपॉन 7। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ चुका है और कॉमन रेशियो भी आ चुका है, दोनों बातें हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमसे पूछा गया कि आप एन टर्म्स का सम और निकाल दीजिए, मतलब एस एन और निकाल दीजिए। तो देखिए आपको याद होगा एस एन का फॉर्मूला हुआ करता था ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए हमारे पास है 16 अपॉन 7, आर की वैल्यू देखिए 2 है, तो 2 टू द पावर एन माइनस 1। देखिए उन्होंने एन टर्म्स ही बोले हैं, है ना। एन की उन्होंने पर्टिकुलर वैल्यू हमको नहीं बोली हुई, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आप एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला निकाल दो, वैल्यू निकाल दो। और नीचे आर माइनस 1, आर के प्लेस पर 2 डालेंगे तो ये 2 माइनस 1। तो देखिए 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 1 का डिवाइड करके कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो आपको मिलेगा 16 अपॉन 7 2 टू द पावर एन माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। बस यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। क्लियर हो गया होगा शायद से। इसके बाद देखिएगा हमने 14th के बाद हम करने वाले हैं अपना 15th क्वेश्चन। देखते हैं क्या स्टेट कर रहा है 15th क्वेश्चन। गिवन अ जीपी विद ए इज इक्वल टू 729, एक जीपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे 729 के इक्वल है।
एंड सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 64, सेवेंथ टर्म मतलब T7, ये हमारा 64 के इक्वल। उन्होंने बोला कि आपको S7 पता करना है, मतलब 7 टर्म्स का सम आपको पता करना है, S7। तो देखिए आपको जो भी निकालना हो, जैसे हमको याद होगा आपको कि अगर हम ए बी की बात करते हैं तो अगर हम ए और डी पता चल जाए, फर्स्ट सम पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, फिर हमारे लिए कुछ ज्यादा मैट्रोस में बचता नहीं, फिर हम सब कर डालते हैं। तो अगर जीपी की बात करते हैं तो यहां पर वही चीज लाई करती है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के साथ। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, ये जो उन्होंने हमको दिया हुआ T7 सेवेंथ टर्म, यहां से हम कॉमन रेशियो मतलब कि R पता कर लेंगे। कैसे? देखिए सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो A R⁴ 7 - 1 इज इक्वल टू 64। ए हमारे पास 729 है, तो हम ए की प्लेस पर लिख देंगे 729 और R⁴ हो गया 6 64। ठीक है, हम R पता करना चाहते हैं तो 729 का यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 64/729 R⁴ 6। देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2/3 होल पावर 6। कैसे लिख सकते हैं? देखिए जो ऊपर वाला 64 है वो 2 की पावर 6 है ना। अगर आप 2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं देन यू विल गेट 64 और 3⁴ मतलब 729। अब देखिए यहाँ पर R⁴ यहाँ पर 2/3 होल पावर 6, पावर एक जैसी है तो आप कह सकते हो कि बेस बराबर होंगे। तो या आप ये कह लो कि आप R पता करना चाहते हो तो 6 इधर ले जाओ, तो कोई भी पावर जब इस साइड से इस साइड जाती है तो उधर जाके अपॉन हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 6 से कैंसिल आउट, भाई पावर के ऊपर पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 6 का 1/6 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल, 1 बचा। तो R इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास निकल कर आ चुका है। देखिए कॉमन रेशियो हमने निकाल दिया, R आ गया हमारे पास और फर्स्ट टर्म था ही, तो हम S7 आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर R की वैल्यू आप देख सकते हैं 2/3 है जो कि 1 से कम है। तो इसके दो फॉर्मुलाज हमने लिखे थे, हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि उन दोनों फॉर्मुलाज का अलग अलग कोई मतलब नहीं है, वो एक ही चीज है, पर फिर भी ये है कि भाई टीचर्स को आपको दिखाना है तो क्या कर सकते हैं। तो आप S7 का फॉर्मूला लगाइए, वो रहेगा आपके पास A1 - R⁴n/1 - R। ये तो था A1 - R⁴n/1 - R, यहाँ पर R की n की प्लेस पर 7 है, तो A हमारे पास है दिखेगा 729, 1 - R देखिए अपने पास 2/3 है तो हो जाएगा 2/3 होल पावर 7। ठीक है, अपॉन 1 - 2/3। तो जो अपना 729 है वो तो देखिएगा एज इट इज है, इसकी पावर 7 अगर करेंगे तो 2⁴ मतलब 2 का आप 7 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 128, और 3⁴ अगर आप करेंगे तो 3 का आप 7 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2187। ठीक है, और नीचे की बात अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ है 3 × 3 - 2 मतलब 1/3, इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं इस साइड इरेज कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये आएगा 729 तो था ही, 3 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं तो 2187 - 128, ठीक है ना, और नीचे 2187 आ जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, चलिए अच्छा अब देखिएगा कुछ काम, कुछ कैंसिलेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। 729 से 3 का मल्टीप्लाई करें 2187 ही आता है, और इससे पूरा ही आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 9 आया, और 7 - 2 5, ठीक है, 21 - 1 मतलब 20, 2059, ये बेसिकली इनका 15th है। तो ये 7 टर्म्स का सम निकल कर आ रहा है। एक बार इसका आंसर वो देख लेते हैं। 2059, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। एक आपको जीपी पता करनी है जिसके फर्स्ट टू टर्म्स का जो सम है, मतलब कि फर्स्ट टर्म को हम ए मानकर चलते हैं जीपी में और सेकंड वाले को ए आर, इन दोनों का जो सम है वो तो उन्होंने हमको दिया हुआ है -4 के इक्वल। एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म, है ना। फिफ्थ टर्म मतलब कि T5, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म मतलब कि T3। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ गया। ये दो बातें हमारे पास हैं कि फर्स्ट टू टर्म्स का जो सम है वो तो -4 है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म, ये हमको दिया हुआ है और हमें एक जीपी फाइंड आउट करनी है। देखिए एक सीरीज आपको बनानी है विच इज अ जीपी। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फाइंड अ जीपी, जब ये बात आपसे बोल देते हैं जीपी पता करिए, तो आप 3-4 टर्म निकाल के लिख दीजिए उसके, है ना। तो उसके लिए आपको ए चाहिए और आर चाहिए, वही बातें फिर से चल रही हैं कि आपको ए चाहिए और आर चाहिए। तो एक काम करते हैं, जरा यहां ध्यान देते हैं। देखिए T5 का मतलब है ए आर टू द पावर 5-1, 4 टाइम्स ऑफ T3 का मतलब है ए आर टू द पावर 3-1। ठीक है, देखिए इस को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ए आर टू द पावर 4 है, ये ए आर टू द पावर 3-1 मतलब 2 हो जाएगा, इनको इधर डिवाइड में ले आइए आप, तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखिए ए से तो ये हो गया कैंसिल आउट, आर टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर हो गया है इज इक्वल टू 4। आर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आपको 2 मिल चुकी है। ठीक है, आप आर की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर दीजिए, तो आर की वैल्यू 2 यहां पर पुट करेंगे तो a प्लस 2a इज इक्वल टू -4। हमने आर के प्लेस पर 2 यहां पर पुट कर दिया तो ये मिल गया हमारे पास, देखिएगा 3a इज इक्वल टू -4 और यहां से हम a निकाल लेंगे 3 का डिवाइड कर ये हो जाएगा -4/3। दिस इज a, हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आ चुकी है और r निकल कर आ चुका। अब देखिए हम सीरीज बना सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -4/3 है। ठीक है, देखिए किसी भी जीपी को अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं, किसी भी जीपी को आप बनाना चाहते हैं, तो एपी में आपको याद होगा हम डी प्लस करते चले जाते थे, जो कॉमन डिफरेंस होता था उसे हम प्लस करते चले जाते थे। यहां पर आप क्या करिए, जो कॉमन रेशियो उसका मल्टीप्लीकेशन करते चले जाइए। ठीक है, तो जब आप 2 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -8/3, फर्दर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/3, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -32/3, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -64/3। इस तरीके से आपकी ये सीरीज बनती चली आएगी। दिस इज द जीपी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन वाली बात तो बिल्कुल होगी नहीं इसमें। चलिए तो इसके बाद देखिएगा 16th क्वेश्चन हो चुका है, 17 पे ध्यान देते हैं। देख क्या स्टेट कर रहा है, द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। कोई जीपी है, उसका जो 4th टर्म है मतलब T4, ये हमारे पास है x। ठीक है, द 10th टर्म मतलब T10, ये हमारे पास है y। ठीक है, एंड 16th टर्म तो T16 दैट इज इक्वल टू z। ये उन्होंने हमको दिया हुआ डेटा, तो आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो आपको शो करना है कि एक्स वाई जेड भी जीपी में है। तो देखिए आपको याद होगा कि 3 टर्म्स जीपी में होते हैं, तो रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी अगर जीपी में है तो रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो आपको यहां पर शो करना है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो इनडायरेक्टली आपको शो करना है वो प्रूफ, आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है आपको कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये आपको शो करना है। 3 टर्म्स अगर जीपी में होते हैं तो ये रिलेशन होता है कि बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, और यही आपको यहां पर शो करना है। ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए फिर से मैं थोड़ा ब्लर हो गया था, फिर से मैं अपनी बात रिकॉल कर देता हूँ। देखिए उन्होंने बोला एक जीपी है जिसका 4th टर्म x है, 10th टर्म y है और जो 16th टर्म है वो z के इक्वल है, और आपको प्रूव करना है कि x y z आर इन जीपी। तो अगर x y z तीनों जीपी में है तो इफेक्ट है, रिलेशन है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड होना चाहिए। ठीक है, ये 2 कंडीशन होती है अगर ए बी सी 3 टर्म्स जीपी में होते हैं।
तो आपको याद होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। बस वही कंडीशन हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा हम इसका LHS लेके आते हैं। चलते हैं, पहले आपको ये इसके इक्वल शो करना है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो LHS की बात करें तो LHS वाई स्क्वायर है। वाई हमारा किसके इक्वल है? 10th टर्म के बराबर। तो 10th टर्म होता है जीपी का ए आर टू द पावर 10 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। हमने LHS ले लिया है, ठीक है। तो ए आर टू द पावर 10 माइनस मतलब 9 हो गया और इसका स्क्वायर। तो देखिए ए आर टू द पावर 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो गया और 9 की पावर होगी 9 टू 18, ठीक है ना। 9 टू 18 ये आपके पास LHS निकल कर आया है ए स्क्वायर आर टू द पावर 18, ठीक है ना। और इसके बाद देखिएगा हम अपना RHS लेकर चलते हैं। RHS है एक्स जेड। तो x है हमारा T4 मतलब कि फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू होती है, मैं x प्लेस पर डाल रहा हूं, ठीक है ना। ए आर टू द पावर 4 माइनस 1, z मतलब 16th टर्म। तो ए आर टू द पावर 16 माइनस 1। तो ये हो गया ए आर टू द पावर 4 माइनस 1 मतलब कि 3 और ए आर टू द पावर 15। ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और आर टू द पावर 18 हो जाएगा। LHS RHS आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ गए, यही हमको शो करना था, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, कुछ ऐसा खास क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन करते हैं और 18 क्वेश्चन मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब मान के चलिए कि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बात आप ध्यान रखिए, उन्होंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है 8, 88, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। हमारे पास एक ये सीरीज है और आपको इसके n टर्म्स का सम पता करना है। मतलब कुछ पर्टिकुलर नहीं बोला है कि 10 टर्म या 20 टर्म या 50 टर्म, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि भी आप इसके n टर्म्स का सम निकाल कर बताइए कि कितना निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। इनडायरेक्टली आपको इन सबका सम निकालना है। तो सम निकालना है तो आप ऐसे लिख दीजिए 8 प्लस 88 प्लस 8, 8, 8 प्लस 8, 8, 8, 8 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए आप ये काम कर सकते हैं, इस समय से 8 कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप 8 कॉमन लेंगे इस समय से तो अंदर मिलेगा आपको 1। याद रखिएगा ऐसे ही करना होते हैं सारे क्वेश्चन। अभी कोई सीरीज नहीं बन रही एक्चुअली, ना तो जीपी है ना एपी है ना कुछ है, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। आप 8 समय से पहले तो कॉमन लीजिए। 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 1, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 1 1 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से अप टू n टर्म्स चल रही है कहानी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अप टू n टर्म्स, कि उन्होंने n टर्म्स के लिए बोला हुआ है हमसे। अप टू n टर्म्स, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा जरा, अब देखिए अब यहाँ पर बात आती है अब आपको करना क्या है। देखिए जब ये कंडीशन निकल कर आ जाएगी 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से जो वैल्यूज आ जाएंगी, अब आप क्या करेंगे, आप इस सीरीज में 9 का डिवाइड करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा 9 का डिवाइड और 9 का मल्टीप्लाई। तो जब हम 9 का डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे लिख देते हैं 8/9 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 9 का डिवाइड हमने कर दिया पूरे में, ब्रैकेट के बाहर 9 आने का मतलब है कि 9 का पूरे में डिवाइड हमने कर दिया और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। वो देखिए कैसे करेंगे, 9 का 1 से करेंगे तो 9, 9 का यहाँ करेंगे तो 99, 9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 999, 9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9999 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू n टर्म्स। अब देखिएगा जरा 8/9 एज इट इज है। देखिए यहाँ जो 9 है इसको आप लिख सकते हैं, ये हम सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक सीरीज बनाना चाहते हैं, एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, जिससे कि जो हमें कम से कम फॉर्मूला वगैरह लगाकर कोई ऐसी सीरीज बने जिससे हम लोग उसका सब निकाल सकें। बस वही हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो 9 है पहला वाला, आप इसको लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को आप लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को आप लिख सकते हैं 1000 - 1, और जो 9999 है आप इसको लिख सकते हैं 10,000 - 1, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स।
ठीक है। 8/9 देखिए एज इट इज है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। ये एक जीपी बन गई, जैसे आप साथ साथ लिख दीजिए 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। -1 माइनस अभी कहां तक है, अप टू एन टर्म्स, ठीक है। -1 -1 -1 -1 एन टाइम्स हो गया। आप 1 को देखिए -1 -1 -1 सभी सारे 1 माइनस के हैं तो सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेम साइन के नंबर ऐड हो जाते हैं। तो आप 1 1 1 को अगर 10 टाइम्स ऐड करें, 10 बार ऐड करें तो 10 आता है, 20 बार ऐड करें तो 20 आता है। इसी तरीके से आप 1 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो आपका -n आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसे कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। इसके बाद देखिएगा 8/9 एज इट इज एक जीपी बन गई है। इसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो देखिएगा 10 के बराबर है। भाई देखिए जीपी में क्या होता है, रेशियो सेम होता है। अगर आप 100 में 10 का डिवाइड करें तो भी 10 आ रहा है, 1000 में 100 का डिवाइड करें तो भी 10 आ रहा है, 10,000 में 1000 का डिवाइड कर रहे हैं तो भी 10 आ रहा है। तो जीपी ही है और जीपी के n टर्म्स का सम हमारे पास है। फॉर्मूला होता है a is 10 r to the power n-1, r भी 10 है, इसकी पावर n-1 अपॉन r-1, ये तो फॉर्मूला होता है। और -n जो है वो देखिए एज इट इज हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 8/9 एज इट इज, इस 10 का ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है जब हम किसी टर्म का इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, जैसे 10 का हम 10 टू द पावर n से कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 की पावर 1 है ना, और मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा 10 टू द पावर n+1। 10 का -1 से करेंगे -10 और नीचे आपका 9 हो गया -n। इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे -9n होल अपॉन 9। 8 देखिए ऊपर वाला 8 एज इट इज है, 10 टू द पावर n+1 -9n में पहले लिख देता हूं -10 और नीचे देखिएगा 9 9 81, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आ चुका है और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन होगा नहीं, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा जो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल कर लेते हैं। आज आप जो है 18 क्वेश्चन तक करिए, बाकी आप आगे ट्राई करिए, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी 19 से देखिए मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। चलिए ओके बाय।